हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 7 चल रहा है हमारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन। और लास्ट क्लास के अंदर हमने मतलब समझा था इस चैप्टर के टाइटल का कि रिसोर्स का मतलब क्या होता है, मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है और रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो रिसोर्स का मतलब हमने समझा था कोई भी ऐसी थिंग, कोई भी एनीथिंग या कोई भी मीन्स, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, फिजिकल हो चाहे नॉन फिजिकल हो, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए, जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। और रिसोर्स मोबिलाइजेशन मतलब हमने क्या देखा था, गेटिंग द रिसोर्स फ्रॉम द रिसोर्स प्रोवाइडर। जिसके पास रिसोर्सेस है आप उससे रिसोर्स को एक्वायर करोगे, प्रोक्योर करोगे, कैसे भी तरीके से, चाहे खरीद के करो चाहे आप रेंट पे लेकर आओ, जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए और टाइमली अपने काम को कंप्लीट कर पाए। और कुछ हमने एग्जांपल देखे थे, चाहे लैंड हो चाहे लेबर हो चाहे कैपिटल हो चाहे अदर रिसोर्सेज हो, जिसको हम अपनी रिसोर्स बोलते हैं। मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो आपको आवाज में थोड़ा सा भारीपन नजर में आ सकता है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना। अच्छा, एक बात और, चैप्टर लेंदी है। एक्चुअल में चैप्टर काफी लेंदी है और काफी डिटेल का चैप्टर है। मतलब समझ लो कि पहली बार में अगर मैं उसको पढ़ाने पर आऊं ना तो 90% चीजें आपके ऊपर से जाएंगी। लेकिन सीबीएसई ने कर दिया आपके लिए चमत्कार। एक्चुअल में सीबीएसई ने आपके लिए क्या कर दिया, चमत्कार। 90% चैप्टर को ही डिलीट कर दिया। बिल्कुल सही, मतलब पहले भी डिलीटेड था, अब भी डिलीटेड है। मतलब आपको जो सर से ऊपर जाने वाली चीजें थी वो पढ़नी ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, आपको ये चीज एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं पढ़नी, आपको ये चीज सारी बिजनेस स्टडीज में पढ़नी है। बिल्कुल सही। तो बिजनेस स्टडीज के अंदर आप वो सारी चीजें पढ़ोगे जो इस चैप्टर से डिलीट कर दी गई हैं। तो इस सब्जेक्ट के लिए खुश हो जाओ, लेकिन वहां पर थोड़ा सा टॉर्चर झेलना पड़ेगा। और टॉर्चर अगर झेलना हो, प्यारा सा टॉर्चर है। सेशन सारे अपलोडेड है, क्लास 11th की बिजनेस स्टडी सारी अपलोडेड है, पूरे हमारे चैनल पर अपलोडेड है, सीरियल ऑर्डर वाइज अपलोडेड है। और सिर्फ 35 आवर्स में, 35 आवर्स का मतलब आप समझ रहे हो, डेली आधा घंटा दिया ना तो 2 महीने में पूरा सब्जेक्ट खत्म कर डालोगे आप। सीरियसली, 1 घंटा रोज दिया तो 1 महीने में सब्जेक्ट कंप्लीट कर डालोगे आप। इतना कम टाइम में पूरी बिजनेस स्टडीज कवर हो जाएगी। और एक बात और बता रहा हूं, यहाँ पे मैंने भगाया नहीं है, एक एक लाइन को समझाया, तो बहुत ही मजा आएगा। इसको जरूर देखना। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को करते हैं हम कंटिन्यू। आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है वो क्या है, प्लानिंग इफेक्टिव रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो जहां से हमको रिसोर्सेस चाहिए उसकी प्लानिंग भी तो करनी पड़ेगी, तो उसके स्टेप्स हमको देखने हैं। और ध्यान रखना, स्टेप्स हमेशा सीक्वेंस में होने चाहिए। किसी भी प्रोसेस को, किसी भी काम के करने के तरीके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स हमेशा सीक्वेंस में होते हैं। रिवीजन पहले नहीं होता, पहले पढ़ा जाता है, ठीक है ना, उसके बाद रिवीजन किया जाता है। तो पहले सीरियल ऑर्डर से हम स्टेप्स पे चलेंगे। ओके, तो बच्चों ये है हमारे कुछ स्टेप्स। तो पहली सीढ़ी हमारी क्या है, सबसे पहले हमको कौन सी रिसोर्स चाहिए उसको इवेल्युएट करेंगे और जज करेंगे कि कितनी चाहिए या चाहिए कि भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, हम ये सब इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो हमको चाहिए होंगी हमको काम करने के लिए। सबसे पहले हमको जरूरत है कि नहीं ये इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमको कौन कौन से रिसोर्सेस की जरूरत है। क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप पे देखेंगे वो रिसोर्सेस कहां अवेलेबल है, ठीक है ना, वो रिसोर्सेस कहां अवेलेबल है। अगर मैं आगरा में रहता हूं तो क्या वो सारी रिसोर्सेस आगरा में अवेलेबल है कि नहीं, या आगरा के आसपास अवेलेबल है कि नहीं। ऐसा ना हो कि मुझे कोई चीज मुंबई से मंगानी पड़ रही हो, ऐसा ना हो मेरे को कोई चीज गुवाहाटी आसाम से मंगानी पड़ रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां मैं रहता हूं वहां पर वो रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल है तो फिर जिसके पास अवेलेबल है उससे बातचीत करना स्टार्ट कर दो, उससे नेगोशिएशन करना स्टार्ट कर दो कि मुझे ये चीज चाहिए, कितने में दोगे, ठीक है ना। बार्गेनिंग करना चालू कर दो, क्योंकि बिजनेस में अगर आपने बार्गेनिंग नहीं करी ना तो आप लुट जाओगे, क्योंकि वो तो प्राइस चार्ज ज्यादा चार्ज करेंगे। आपको देखना है कि आप रीजनेबल प्राइस कितने पर लेकर आ पाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जरूरत है कि नहीं वो आइडेंटिफाई किया, फिर कौन से रिसोर्सेज चाहिए ये आइडेंटिफाई किया, तीसरा कहां मिलेगी ये आइडेंटिफाई किया, फिर चौथा बातचीत करना स्टार्ट कर दी। उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन सी क्वालिटी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में आपको रिसोर्सेज चाहिए,
ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं कि मुझे लोगों की जरूरत है, तो मुझे कौन कौन से लोगों की जरूरत है और कितने लोगों की जरूरत है, आपको क्वालिटी भी बतानी है और क्वांटिटी भी बतानी है। ये आपको चीज क्लियर हो गई। अगर मैं बुक्स की बात कर रहा हूं तो मुझे कौन कौन सी बुक्स चाहिए और कितनी बुक्स चाहिए, आपको ये भी बताना पड़ेगा। मुझे अकाउंट्स की चाहिए, मुझे बिजनेस की चाहिए, मुझे मैथ्स की चाहिए, मुझे इको की चाहिए, मुझे ऑन्ट्रो की चाहिए, और उसकी कितनी कितनी चाहिए, कौन सी क्लास की चाहिए, 11th की चाहिए, 12th की चाहिए। तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्वालिटी भी क्वांटिटी भी। क्वालिटी में आप ये कह सकते हो कि न्यू बुक चाहिए या सेकेंड हैंड चाहिए, ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, वैसे लोगों में हो सकता है, वैसे ही पैसों में हो सकता है। इसके बाद आपको ये देखना है कि उस रिसोर्स को लाने में कोई दिक्कत वगैरह है क्या, उसको आइडेंटिफाई करो। क्या उस रिसोर्स को एक्वायर करने में कोई दिक्कत है, आपको कोई परेशानी वगैरह हो रही है कि उसको एक्वायर करने में। जैसे मान के चलो मैं आगरा में रहता हूं, मुझे सॉफ्टवेयर के लोग चाहिए, कोडर्स चाहिए। क्या आगरा में सॉफ्टवेयर कोडर्स मिलेंगे मेरे को इजीली? नहीं मिलेंगे। कहां मिलेंगे? गुड़गांव में मिलेंगे, नोएडा में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, पुणे में मिलेंगे, बेंगलोर में मिलेंगे, समझ रहे हो, हैदराबाद में मिलेंगे। आगरा में इतने नहीं मिलेंगे। तो मतलब मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आई हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आई एम फेसिंग, जिससे मैं अपनी रिसोर्स को एक्वायर कर पाऊं। उसके बाद आप पैसों का इंतजाम करेंगे जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए। अगर ऑलरेडी है तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं है तो उधार लो, बैंक से लो, कैसे भी लो, आप इंतजाम तो करोगे। और इसके बाद आप ये देखोगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करोगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब है कि जिस चीज को आप एक्वायर कर रहे हो, जिस रिसोर्सेज आप बाजार से लेना चाह रहे हो, उसका मैनेजमेंट नहीं देखोगे कौन कितनी हमारे पास है, कितनी चाहिए, जब आएगी तब उसका क्या करना है, वो सारी चीजें क्या करोगे, प्लान आउट करोगे। तो ये है, कहती है हमारे इसको इफेक्टिव मोबिलाइजेशन की प्लानिंग, सॉरी रिसोर्स मोबिलाइजेशन की इफेक्टिव प्लानिंग कहते हैं इसे। जैसे हमने टाइटल पढ़ा ना, देखो क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग इफेक्टिव रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। क्लियर हो गया। सबसे पहले मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले हम इवेल्युएट करेंगे कि हमको चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, कहाँ मिलेगी, बातचीत चालू कर दो, क्वालिटी क्या रहेगी, क्वांटिटी क्या रहेगी, उसको लाने में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है, पैसों का इंतजाम करो और प्लान आउट करो कि उसको क्या इस्तेमाल करना है। लॉजिक क्लियर, पक्का, सिंपल सा है। इफेक्टिव प्लानिंग ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। लॉजिक क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमको क्या करना है, सबसे पहले रिसोर्स को मोबिलाइज करना है, मतलब अपने पास लेकर आना है। उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज का मतलब जो चीज जहां होनी चाहिए उसको वहां पर रखना है। उसके बाद उसका एफिशिएंट और इफेक्टिव यूज करना है। एफिशिएंट का मतलब होता है कम खर्चे में सारा काम कंप्लीट करना है, और इफेक्टिव का मतलब होता है ऑन टाइम आपको काम सारा कंप्लीट करके रखना है। क्लियर हो गया, ओके। क्योंकि हमको पता है रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है, हमारे पास पैसा अनलिमिटेड नहीं है, हमारे पास लोग अनलिमिटेड नहीं है, हमारे पास मशीन अनलिमिटेड नहीं है। तो वो काफी स्कैर्स है, मतलब स्कैरसिटी में कम है। जितनी ज्यादा डिमांड हम कर रहे हैं उस हिसाब से हमारे पास कम है। तो उसका हमको सबसे बेहतरीन प्रयोग कम खर्चे में, मतलब एफिशिएंटली और ऑन टाइम, मतलब इफेक्टिवली काम करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, ओके। अब बच्चों बात करते हैं कौन कौन सी रिसोर्सेज होती हैं। तो व्हाट आर द टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। वैसे तो हमारी मेजरली जो रिसोर्सेज को हम 5 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, लेकिन रिसोर्स को क्लासिफाई करने से पहले हमको कितनी रिसोर्स चाहिए, कौन सी रिसोर्स चाहिए, कब चाहिए, ये किस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो वो स्टेप्स रखें। जो रिक्वायरमेंट होती है रिसोर्सेज, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या काम करना चाह रहे हो, कितना बड़ा काम करना चाह रहे हो, ठीक है। क्या आपको कुछ स्पेसिफिकेशन वाला चीज चाहिए, और आपकी कौन सी बिजनेस एक्टिविटी है, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप सर्विस दे रहे हो, आप सेल्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब व्हाट आर द टाइप ऑफ एक्टिविटी विच यू आर डूइंग, फॉर दैट यू हैव रिक्वायर्ड द रिसोर्सेज। आपकी एक्टिविटी का साइज कितना बड़ा, छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, मीडियम लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है ना। किस तरीके का काम आप कर रहे हो, ठीक है। कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन कोई बात है, तो इस पर डिपेंड होता है कि हमको कौन से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। लॉजिक क्लियर हो गया आपको, ओके। आगे बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप की हमारे पास रिसोर्सेस होती हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप्स दे रखे वो है रिसोर्सेस के 5 तरीके। 5 टाइप की हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल होती। सबसे पहले होती है फिजिकल रिसोर्स, दूसरी होती है हमारी ह्यूमन रिसोर्स, तीसरी होती है हमारी फाइनेंशियल रिसोर्स, पैसा, फोर्थ होती है हमारी मटेरियल रिसोर्स, और पांचवी होती है हमारी इंटेंजिबल रिसोर्स। तो 5 टाइप की रिसोर्सेस जनरली हमको रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
मैं फिर से रिपीट करता हूं, 5 तरीके के रिसोर्सेस हमको चाहिए होते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। समझ में आ रहा है? ओके। तो आज हम सिर्फ पहली पढ़ेंगे, वो होगी फिजिकल रिसोर्सेस। बाकी सारी नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले जो हमारा रिसोर्स आ रहा है वो आ रहा है फिजिकल रिसोर्स। 5 में से सबसे पहला पढ़ने वाले वो है फिजिकल रिसोर्स। अब बात आती है सर ये फिजिकल रिसोर्स क्या होता है, क्या है ये फिजिकल रिसोर्स? तो फिजिकल रिसोर्स का मतलब कोई भी ऐसी चीज, आई रिपीट, कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई है अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से, अपनी एबिलिटी से, जिसको हम छू सकते हैं, उसे हम क्या बुलाते हैं? फिजिकल रिसोर्स बुलाते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, फिजिकल रिसोर्स वो सारी चीजें होती हैं जो ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई है अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से, अपनी एबिलिटी से। मशीन्स, कंप्यूटर्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारी चीजें किसने बनाई है? ह्यूमन ने बनाई है अपनी स्किल से, अपनी एबिलिटी से, अपनी नॉलेज से। इसलिए इसको क्या बुलाया जाता है? फिजिकल रिसोर्सेस बुलाया जाता है। क्लियर हो गया? रीड करें क्या लिखा हुआ है। फिजिकल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज दैट आर मेड बाय ह्यूमन थ्रू हिज एबिलिटीज एंड स्किल्स। They are available to the organization in the form of buildings, plants, machinery that are required for running an enterprise। बच्चों यहाँ पे प्लांट का मतलब होता है मशीन वाला प्लांट, प्लांट वाला प्लांट नहीं, मशीन वाला प्लांट की बात हो रही है, ठीक है ना? ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो मशीन हो। क्लियर हो गया? ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फिजिकल रिसोर्स होती है कोई भी काम करने से पहले, वो होती है जगह जहां पर वो काम होगा। ठीक है ना? अगर मैं बात करूं मैं कहां से पढ़ा रहा हूं, तो मैं स्टूडियो से पढ़ा रहा हूं। ये स्टूडियो कहां, कहीं किसी जगह पर तो होगा ना जहां से मैं एक्चुअल में काम कर रहा हूं। तो ये है मेरा घर, जहां पर मैंने स्टूडियो बनाया हुआ है, जहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो द फर्स्ट फोरमोस्ट, मतलब सबसे पहला जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है फिजिकल रिसोर्सेज का, वो होती है जगह जहां से आप अपना बिजनेस करोगे, जहां पर अपना काम करोगे। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा क्यों होता है वो मुद्दे की बात है कि वाई प्लेस शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल रिसोर्स। क्योंकि अगर आपने प्लेस को अच्छी जगह पे नहीं चुना, आपने कहीं किसी भी जगह पर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो ध्यान रखना बहुत दिक्कत फेस करोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे पहले होगी कैपिटल कॉस्ट। जगह पे पैसा, अगर आप जो जमीन खरीदोगे या वो कोई भी आप जगह खरीदोगे, चाहे वो लैंड हो चाहे वो बिल्डिंग हो, उसमें पैसा बहुत जाता है। दूसरा, अदर रिसोर्सेस कहां से मिलेंगी, कितनी जल्दी मिलेंगी? मान के चलो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, और मान के चलो मेरा घर है आगरा में, और रॉ मटेरियल आगरा में मिलता ही नहीं है, मथुरा में मिलता है या दिल्ली में मिलता है। तो मेरा आगरा में ऑफिस रखना दिक्कत नहीं होगा। मेरे को कोई भी चीज मंगानी होगी तो मैं या तो मथुरा से आएगी या फिर दिल्ली से आएगी, तो उसमें कितना टाइम वेस्ट होगा। तो अगर मेरा ऑफिस मथुरा में होता है या अगर मेरा ऑफिस दिल्ली में होता है, तो कितना फायदा हो जाता है? पास के पास था, तुरंत मेरे पास सामान आ जाता। लेकिन नहीं, मैंने तो आगरा में देखना था, सस्ता मिलने वाला था, मेरा तो घर है, तो होगी दिक्कत। इसलिए एक्सेस टू अदर रिसोर्स आपको बहुत कन्वीनियंट होना चाहिए। तीसरा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कॉस्ट। आपका ट्रांसपोर्ट कितना हो रहा है, आपको एक जगह से दूसरी जगह में कितनी दिक्कत आ रही है, आपका कम्युनिकेशन कॉस्ट कितना हो रहा है, चाहे वो इंटरनेट हो चाहे वो टेलीफोन हो। इसके अलावा आसपास लोग कितने अवेलेबल है, क्या वहां पे वर्किंग पावर है कि नहीं, क्या मैन पावर है कि नहीं। मैं आगरा में हूँ, मुझे चाहिए सॉफ्टवेयर के कोडर्स, हैवी कोडर्स चाहिए जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं। क्या आगरा में मुझे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? पुणे में मिलेंगे, बेंगलोर में मिलेंगे, हैदराबाद में मिलेंगे, गुड़गांव में मिलेंगे, नोएडा में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, लेकिन आगरा में उतने नहीं मिलेंगे। प्लस आगरा में सैलरी कितनी है, बाहर सैलरी कितनी है, इसकी दिक्कत आएगी। समझ में आ रही ना? तो जहां जो इस जगह पे लोग हैं वहां पे उसकी सैलरी भी तो देखोगे ना, उस एरिया में सैलरी कितनी चल रही है, वो सारी चीजें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है आपका वहां पर, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है? ज्यादा आ रहा है तो भाई जगह बदलने की सोचनी चाहिए, कम आ रहा है तो भाई सही जगह पर है, ठीक है ना? दूसरी रिसोर्सेज कितनी इजिली अवेलेबल हो रही है, क्या वहां पे पानी इजिली एक्सेसिबल है, क्या वहां पे गैस इजिली आ रही है, क्या वहां पे इलेक्ट्रिसिटी इजिली आ रही है कि नहीं आ रही है। इसके अलावा रॉ मटेरियल फिनिश गुड का जो मार्केट है वो कितने पास है आपका, क्या आप इजिली पहुंच पा रहे हो जहां से आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, या फिर मान के लो जहां पर आपको सामान बेचना है, क्या वो आसपास है, इजिली एक्सेसिबल है कि नहीं। इसके अलावा पॉल्यूशन, आसपास पॉल्यूशन वगैरह है कि नहीं। और लास्ट जो यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, क्या वहां पे कोई टैक्स वैक्स की कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोला हो कि यहाँ पे काम करोगे तो हम पेनल्टी लगाएंगे, या यहाँ पे काम करोगे तो हम फायदा देंगे। क्योंकि गवर्नमेंट क्या होती है, कुछ एरिया को डेवलप करने के चक्कर में कहती है अगर आप इस एरिया में फैक्ट्री सेटअप करोगे
तो हम आपको सब्सिडीज देंगे, हम आपके रेट कम कर देंगे, हम आपसे टैक्स कम लेंगे, तो गवर्नमेंट इस चीज का फायदा देती है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। क्लियर हो गया? तो प्लेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड टेक केयर ऑफ, क्योंकि वहां से सारी चीजें एक्सेसिबल होती हैं। लॉजिक क्लियर हो गया? ओके। इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारी रिसोर्सेज आती है। कौन कौन सी आती है? मशीनरी आती है, टूल्स आते हैं, इक्विपमेंट्स आते हैं, टेक्नोलॉजी आती है, रॉ मटेरियल आती है। अब इनको भी बड़े ध्यान से लाना पड़ता है। जैसे आपने प्लेस की बात करी ना, वो ध्यान से लेकर आए थे, काफी सारे पॉइंट कंसिडर करे थे। जो बाकी रिसोर्सेज है ना, इनको भी बड़े ध्यान से लाना पड़ता है। सर क्यों ध्यान से लाना पड़ता है? क्योंकि इनका असर पड़ता है बिजनेस पर। किस चीज पे असर पड़ता है? वो सारे पॉइंट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉस्ट पे। शॉर्ट टर्म में कितना खर्चा आएगा, लॉन्ग टर्म में कितना खर्चा आएगा, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी कितनी होगी हमारे एसेट्स की, मतलब कितने टाइम तक चलेंगे, कितना हमको यूजफुल रहेगा, वो कितने टाइम तक यूजफुल रहेगा। ऐसा ना हो कि सस्ता सामान लाने के चक्कर में खराब ले आए, 2 दिन का चलाया खराब हो गया, दिक्कत ना हो जाएगा। हमारी ग्रोथ का कितनी पॉसिबिलिटी होगी, हम कितना ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मार्केट की नीड का पता होना चाहिए हमको, क्योंकि अगर मार्केट की नीड अगर हमको पता है तो उस हिसाब से हम अपना प्रोडक्शन प्लान करेंगे, उस हिसाब से हम टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, और उस हिसाब से हम देखेंगे कितनी वेराइटी हमको रखनी है मार्केट की जरूरत को पूरा करने के लिए। इसके अलावा हम ये देख पाएंगे कि हाँ भाई कितनी मशीन है तो कितना हम मार्केट कवर कर सकते हैं। अगर हमारे पास हमारा मार्केट बहुत बड़ा है, मान के चलो मुझे पूरे आगरा में अपना प्रोडक्ट डिलीवर करना है, तो मेरे को प्रोडक्शन भी ज्यादा करना पड़ेगा। और मान के चलो मैं सिर्फ एक लोकेलिटी की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को प्रोडक्शन करना कम करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मशीन की रिक्वायरमेंट कम या ज्यादा हो सकती है। क्वालिटी की कितनी दिक्कत है, इसलिए आपकी मशीन टूल्स वगैरह ये सारी चीज अच्छी होनी चाहिए। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि आपको पता है कि आपको ये चीज बनानी है, लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे बनाते हैं। तो किसी से उनकी टेक्नोलॉजी, जिससे वो जिस तरीके से उनकी जो प्रोसेस है काम करने की, वो हम ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में आज तक बुलेट ट्रेन नहीं बनी है। बुलेट ट्रेन कहाँ पे चलती? चाइना में चलती, जापान में चलती है। तो हम क्या कर रहे हैं, जापान से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं कि कैसे करते हो वो हमको सिखाओ, कैसे करते हो वो हमारे इंप्लीमेंट करो। तो वी आर टेकिंग देयर टेक्नोलॉजी और अपने यहाँ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो वैसे ही अगर कोई काम करना नहीं आता तो हम आपसे पूछ रहे हैं कैसे काम करते हो, हमको बताओ, वो काम करके दिखाओ। वो भी हमको चाहिए होता है, वो भी क्या हमारी एक रिसोर्सेस है। हमको ट्रेनिंग करनी होती है मैन पावर को, जिससे हमको अपने लोगों को ट्रेन करना पड़ता है। क्योंकि आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार आए हो, तो आपको नहीं पता कि हम काम कैसे करते हैं, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। तो पहले आपको सिखाया जाएगा ना, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। क्लियर हो गया? ओके। तो बच्चों हमारी पहली रिसोर्स हो गई, दैट इज फिजिकल रिसोर्स। और फिजिकल रिसोर्स क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन ने बनाई है अपनी स्किल, अपनी नॉलेज, अपनी एबिलिटीज। वो प्लेस भी हो सकती है, वो मशीन भी हो सकती है, वो टूल्स भी हो सकते हैं, वो इक्विपमेंट भी हो सकते हैं। लॉजिक क्लियर? ओके। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को देते हैं यहीं पे पूर्ण विराम। आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स को स्टार्ट करेंगे, और वो रहेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और पहली क्लासेस को रिवाइज करके रखना। जय हिंद, जय भारत।